बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर किसके बीच झगड़ा हो रहा है? तो अंतर्राज्यीय झगड़े देखने को मिलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कौन कौन से विवाद देखने को मिलते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय विवाद मिलते हैं, जो नर्मदा और टिहरी बांध पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, जल के उपयोग और काम चाहने वालों को लेकर जो विरोध देखने को मिलता है। जल का उपयोग करने वाले और काम चाहने वालों के बीच बहुउद्देशीय परियोजनाओं में विरोध देखने को मिलता है। तीसरा, अंतर्राज्यीय विवाद देखने को मिलता है, जैसे कोयना नदी पे देखने को मिलता है। कोयना नदी जिस पे महाराष्ट्र सरकार बना रही है विद्युत के लिए, तो उससे विरोध कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकार विरोध कर रही है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार के संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो गैर सरकारी संगठन के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में, किस आंदोलन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन कौन से लोग लामबंद हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में जनजातीय लोग हैं, किसान हैं, पर्यावरणविद हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बात का विरोध करता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हो रहा है वह किस बात का विरोध करता है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। क्या है? सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन शुरू में किन मुद्दों पर केंद्रित था? नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन शुरू में बांध के पानी से जंगल डूब जाएंगे, यह और पर्यावरणीय मुद्दा था। ये दो मुद्दे थे उस समय शुरू में कि बांध बनाने से पानी से जंगल डूब जाएंगे, और पर्यावरणीय मुद्दा था ये। वर्तमान समय में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुद्दा कौन सा रूप ले लिया है? तो यह हो रहा है इस समय कि बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना। ठीक है, यह अब मुद्दा हो गया है। टिहरी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? टिहरी आंदोलन शुरू होने के कारण थे कि यहाँ पर लोगों ने सोचा उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ सिंचाई के माध्यम से फसल उत्पादन से से अमीर भूमि मालिक और गरीब भूमिहीन के बीच सामाजिक दूरी बढ़ी। टिहरी आंदोलनकारियों ने कहा कि हमें भी देश के लिए कुर्बानी देने की क्यों चुना गया? टिहरी आंदोलनकारियों ने क्या कहा कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी क्यों चुना गया? हम नुकसान करें और पूरा देश फायदा, तो उसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए ना। अंतर्राज्यीय विवाद की घटना किस बांध से जुड़ी है? तो अंतर्राज्यीय विवाद की घटना कोयना बांध से जुड़ी है। कोयना बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा और गोदावरी विवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह विवाद किस नाम से जाना जाता है? तो यह विवाद कृष्णा गोदावरी विवाद के नाम से जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी विवाद कब शुरू हुआ था? तो कृष्णा गोदावरी विवाद जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया गया, तब यह विवाद शुरू हुआ था। कोयना बांध पर आपत्ति किसने जताई थी? तो कोयना बांध पर आपत्ति कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार ने जताई थी। कोयना बांध की वजह से क्या आपत्ति आई थी? तो कोयना बांध की वजह से यदि बांध बनेगा तो जल की दिशा बदल जाएगी और आंध्र और कर्नाटक राज्य में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जल परियोजना सरदार सरोवर बांध है, जो गुजरात में नर्मदा नदी पे बनी है। इस परियोजना में कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो इस परियोजना में 4 राज्य सम्मिलित हैं। कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं इस परियोजना में। सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात के कितने गाँवों एवं शहर को जल आपूर्ति की जाती है? तो 9,490 गाँवों को जल आपूर्ति की जाती है और 173 कस्बों को जल आपूर्ति की जाती है। राजस्थान सूखाग्रस्त तथा मरुस्थल के कितने गाँवों को जल आपूर्ति करता है? तो सरदार सरोवर जल परियोजना राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थल के 124 गाँवों को जल की आपूर्ति करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था 1985 में। और इसके प्रणेता कौन थे? तो इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया था, और यह पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के मुद्दे पर केंद्रित था। टिहरी आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, और यह 2004 तक चला था। कोयना बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो कोयना बांध का निर्माण कार्य आज़ादी के बाद 1951 में शुरू हुआ था। इस बांध का पहला टरबाइन 1962 में चालू हुआ और इसे 1964 में खोला गया था। टिहरी बांध की ऊंचाई जो है 339 फीट है, यानी 339 फीट 103.2 मीटर ऊंचा है और 807.2 मीटर लंबा है। नदी परियोजनाओं पर आपत्तियां क्यों उठी थी नदी परियोजनाओं पर, और अपने उद्देश्य में विफल हो जाने के कारण। नदी परियोजनाओं पर आपत्तियां क्यों उठी थी? क्योंकि वह अपने उद्देश्य में क्या हो गई थी? विफल हो गई थी, इसलिए नदी परियोजनाओं पर आपत्तियां उठने लगी थी। जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए एवं उनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई? तो जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए थे उनसे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई थी। कौन कौन सी? पहली समस्या उत्पन्न हुई कि उस बांध के जलाशयों में तलछट जमा हो गए। उस बांध के जलाशयों में क्या हो गया? तलछट जमा हो गया।
और तलछट जमा हो जाने से क्या हुआ कि बांध आने के कारण बनते हैं। ठीक है, तलछट अगर जमा हो जाती है तो बाढ़ आने के कारण, ये बांध नहीं हो गए, बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। और अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होते हैं कि बांध भी बाढ़ को नहीं रोक पाते हैं और उनको नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं। तलछट किसे कहते हैं? तलछट का मतलब क्या होता है? तो तलछट वह होता है, यह प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, जैसे जल के जमाव के कारण ये सब वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, बाढ़ के जलाशय में जमा होने से बाढ़ के मैदान तक यह नहीं पहुंच पाते हैं, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंच पाते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं जलाशय में ही, जिसके कारण निम्नीकरण की समस्या क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ जो होती है वह बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान, किस वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल से बाढ़ की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई? वह कौन सा साल था? तो वह साल था 2006। इससे क्या हो गया? तो इससे जान माल की हानि हुई और बृहद स्तर पर मृदा अपरदन हुआ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या नुकसान होने की संभावना या समस्या होती है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बाढ़ आने की समस्या होती है, जिससे भूकंप आते हैं। और जल जमाव से क्या क्या समस्या होती है? बाढ़ आती है, सुन एक मिनट यहाँ से फिर से देखते हैं, पूछा क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला नुकसान होगा बाढ़ आएगी, दूसरा भूकंप आएगा, तीसरा जल जमा होगा। और जल जमा होने से क्या होता है कि जल जनित बीमारी होती है और फसलों में विषाणु कीटाणु जनित बीमारियाँ होने लग की संभावना हो जाती है। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण अब बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण के बारे में। इसमें क्या प्रश्न पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और विवाद के चलते, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और विवाद के चलते वर्षा जल संग्रहण किस रूप में व्यवहार्य विकल्प हो सकता है? व्यवहार्य विकल्प हो सकता है तो वह है सामाजिक आर्थिक के रूप में और पारिस्थितिकीय स्रोत के तौर पे। क्या इसके आधार पर हो सकता है? तो सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकीय तौर पे हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ कौन से ढांचे पाए जाते थे? तो जल संग्रहण के ढांचे पाए जाते थे। प्राचीन लोगों को किन बातों का ज्ञान था? तो प्राचीन लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में ज्ञान था उन्हें। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने किस प्रकार की वाहिकाएं बनाई है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने किस प्रकार की वाहिकाएं बनाई है? तो गुल अथवा कुल बनाई है, कुल प्रकार की वाहिकाएं बनाई। गुल जैसे हम देखते हैं ना जो मेड़ पौधा होता है उसमें हम गुल कर देते हैं पानी से, तो दूसरे खेत का पानी दूसरे में चला जाता है, तो वही होता है गुल अथवा कुल। क्या कहलाता है? गुल और कुल वाहिकाएं क्या कहलाती है? गुल और कुल वाहिकाएं वह कहलाती हैं कि नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए पानी ले आई जाती है। ठीक है, पानी लाने के लिए बनाई जाती है। पीने का जल को एकत्रित करने के लिए पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? पीने के जल को एकत्रित करने के लिए पश्चिमी भारत में राजस्थान में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो यहाँ पे तरीका अपनाया जाता है छत पर वर्षा जल संग्रहण करके। कहाँ पे? राजस्थान में। बाढ़ जल वाहिकाएँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो बाढ़ जल वाहिकाएँ पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है बाढ़ जल वाहिकाएँ? पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। बाढ़ जल वाहिकाएँ क्यों बनाई जाती हैं? तो बाढ़ जल वाहिकाएँ बाढ़ के मैदान में खेती की सिंचाई के लिए बनाई जाती है, यानी बाढ़ का जो मैदान है उसमें खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाई जाती हैं। खादीन और जोहड़ क्या होते हैं? खादीन और जोहड़ क्या होते हैं? तो खादीन और जोहड़ ये खेतों में गड्ढे होते हैं। खादीन और जोहड़ क्या होते हैं? खेतों में गड्ढे होते हैं। क्यों? जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी खादीन और जोहड़ क्या होते हैं? तो यह खेतों में गड्ढे होते हैं। और किस लिए बनाए जाते हैं गड्ढे? तो यह गड्ढे इसलिए बनाए जाते हैं जिससे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो वर्षा होता है उसके पानी को एकत्रित किया जा सके, ताकि खेती में पानी का इस्तेमाल किया जा सके। राजस्थान के किस जिले में खादीन का उदाहरण मिलता है? तो राजस्थान के किस जिले में खादीन का उदाहरण मिलता है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन का उदाहरण मिलता है। जोहड़ अन्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। जोहड़ क्या होता है? जोहड़ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, अन्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। राजस्थान के किन क्षेत्रों में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका होता है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जैसे बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर में। कहाँ पे मिलता है? तो पानी के पीने को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर में। ठीक है, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को छत वर्षा संग्रहण कहा जाता है। टांका में क्या होता है? तो टांका में वर्षा जल कब तक संग्रहित किया जा सकता है? तो टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। टांका में वर्षा जल कब तक संग्रहित किया जा सकता है? तो टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल
पालर पानी। वर्षा जल को क्या कहा जाता है? वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। वर्षा जल को, जिसे पालर पानी भी कहा जाता है, इसको प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण जल की रीति किसके कारण कम हो रही है? इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी जल के कारण। इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जल बारहमासी के कारण यह चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। कर्नाटक के किस गांव ने छत वर्षा संग्रहण की व्यवस्था की है? छत संग्रहण की व्यवस्था की है तो मैसूर जिले के गंडाधूर गांव ने। कौन से? मैसूर जिले के गंडाधूर गांव ने छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। गंडाधूर गांव के कितने घरों ने यह व्यवस्था की है और वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति प्राप्त की है? तो 200 घरों ने। गंडाधूर के 200 घरों ने यह जल व्यवस्था की है। गंडाधूर में प्रत्येक वर्षा में कितनी वर्षा होती है? तो 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। प्रत्येक वर्ष में कितनी वर्षा होती है? तो गंडाधूर में प्रत्येक वर्ष में 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। गंडाधूर के लोग 10 भराई के द्वारा कितना जल संग्रहित कर लेते हैं? तो 10 बार अगर वर्षा हो गई तो 80% जल वो भंडारित कर लेते हैं। गंडाधूर में हर एक घर कितना पानी संग्रहित और उपयोग कर सकता है? तो 50,000 लीटर। ठीक है, गंडाधूर में एक घर कितना पानी संग्रहित करता है? तो 50,000 लीटर पानी संग्रहित करता है। किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ऐसा करने पर दोषी माना जाएगा। तो वह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु ने यह प्रक्रिया कब अपनाई थी? तो तमिलनाडु ने यह प्रक्रिया 2001 से अनिवार्य कर दिया है। उस समय वहाँ की मुख्यमंत्री कौन थी? तो उस समय वहाँ की मुख्यमंत्री, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता थी। शिलांग में वर्षा जल छत संग्रहण शिलांग में वर्षा जल छत संग्रहण क्यों किया जाता है? यहाँ शहर पीने की पानी का समस्या से झेल रहा है। यहाँ पे जो शहर है वह पीने वाले पानी की समस्या को झेल रहा है, इसलिए शिलांग में वर्षा जल संग्रहण अपनाया गया है। यहाँ पर घर के जलापूर्ति के कुल भाग का कितना प्रतिशत उपलब्ध करता है? तो यह जो वर्षा जल संग्रहण है, यहाँ पे घर के जलापूर्ति के कुल भाग का 15 से 25% जो भाग है वह छत जल संग्रहण से इकट्ठा करता है। कहाँ पे? शिलांग में। मेघालय और चेरापूंजी से शिलांग की दूरी कितनी दूर है? 55 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है मेघालय और चेरापूंजी से शिलांग? 55 किलोमीटर दूर है। कि मेघालय और चेरापूंजी में भयंकर बारिश होती है। सब विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो मेघालय और चेरापूंजी में होती है। उसके 55 किलोमीटर दूर स्थित शिलांग खुद पानी इकट्ठा करता है। बोरिंग ड्रिप या सिंचाई प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। की व्यवस्था, बोरिंग ड्रिप और सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था कहाँ पर की जाती है? तो बोरिंग ड्रिप और सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था मेघालय में की जाती है। यह पद्धति कितने वर्ष पुरानी है? तो यह पद्धति 200 वर्ष पुरानी है। दामोदर नदी किस राज्य का शोक बोली जाती है? दामोदर नदी को किस राज्य का शोक बोली जाती है? तो दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल की शोक बोली जाती है। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है। यह चिनाब नदी पे बनाया गया है। यह एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता जो है 690 मेगावाट की क्षमता है। यह जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध 1948 में बनना शुरू हुआ और 1963 में पूरा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। भाखड़ा नांगल बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सतलुज नदी पर बनाया गया है और यह बिलासपुर ज़िले में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है। यह एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। दूसरा, टिहरी बांध के संस्थापक कौन थे? तो टिहरी बांध के संस्थापक सुदर्शन शाह हैं। टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था और यह 2006 में पूरा हुआ था। 2006 में पूरा हुआ था। यह उत्तराखंड के राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और पीने की पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यह गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। नौरोरा बांध के बारे में बात करें तो किसके बारे में? नौरोरा बांध। यह कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? बुलंदशहर में। किस नदी पे है? गंगा नदी पे बनाया गया है यह। ठीक है, यह नरौरा शहर में स्थित परमाणु ऊर्जा की साइट है। ठीक है, नरौरा शहर की स्थित है। और इसके जो नहर से जो पानी निकलती है, ये बांध से जो नहर निकली है उससे पानी जो निकलता है उससे कासगंज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ जिलों की सिंचाई की जाती है। नरौरा बांध का निर्माण 1967 ईस्वी में किया गया था। कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध कब बनाया गया था? यह 1953 में शुरू हुआ था। 1953 में शुरू हुआ था और 1960 में पूरा हुआ। 1960 में पूरा हुआ।
यह कहाँ पे है? यह चंबल नदी पे है। कहाँ पे है? चंबल नदी पे है, यह स्थित है, राजस्थान की चंबल नदी पे स्थित है। यह बिजली उत्पादन के लिए कोटा शहर को बिजली की आपूर्ति करता है। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। थोड़ा तो बोलो।